नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए देहाती समाज का 8वां अध्याय। लेखक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। ताल के उस पार पीरपुर गांव में ही इन लोगों की जमींदारी थी। वहां पर अन्य जाति की बस्ती अधिक थी। एक दिन वे लोग इकट्ठे होकर रमेश के पास आए और उन्होंने निवेदन किया कि हम लोग आप ही की प्रजा हैं, फिर भी हमारे बच्चों को केवल छोटी और अन्य जाति होने के नाते इस गांव के स्कूल में भर्ती नहीं होने दिया जाता। हम लोगों ने कई बार चेष्टा की पर हमें विफल होना पड़ा। मास्टर किसी तरह दाखिला ही नहीं करते। रमेश ने विस्मित और क्रुद्ध होकर कहा, इस तरह का अन्याय और अत्याचार तो मैंने कभी नहीं सुना। तुम सब लड़कों को आज ही ले चलो, मैं स्वयं चलकर वहां खड़ा होकर अपने सामने तुम्हारे लड़कों को भर्ती करा दूंगा। उन लोगों ने कहा, आपकी इस कृपा के लिए अनेक धन्यवाद, पर हम लोग अपने यहाँ ही एक छोटा सा स्कूल स्थापित करना चाहते हैं। यदि आप थोड़ी सहायता करें तो सब काम हो जाए। रमेश ने भी स्वीकार कर लिया और उसी समय वे एक नए स्कूल की स्थापना के प्रयत्न में लग गए। इन लोगों के संपर्क में आकर रमेश ने केवल अपने को स्वस्थ ही नहीं समझा, बल्कि इधर साल भर से उनका जो बल क्षीण हो रहा था उसकी भी मानो धीरे धीरे पूर्ति होने लगी। रमेश ने देखा कि ये लोग अपने कुआंपुर के ऊंची जाति के पड़ोसियों की तरह बात बात में लड़ाई झगड़ा नहीं करते, और करते भी हैं तो उसका फैसला करने के लिए सीधे थाने पहुंचकर दावा दायर नहीं करते, बल्कि अपने मुखियाओं का निर्णय ही चाहे संतुष्ट होकर और चाहे असंतुष्ट होकर मान लेते हैं। विशेषतः किसी विपत्ति के समय ये लोग जिस तरह जी जान से एक दूसरे की मदद करने के लिए पहुंच जाते हैं, उस तरह रमेश ने इस गांव में भले आदमियों और ना ही अन्य जातियों को ही एक दूसरे की मदद करते कभी देखा। एक तो जाति भेद पर रमेश को यूं ही कभी श्रद्धा नहीं थी, जिस पर पास ही पास के इन गांवों की जब उन्होंने आपस में तुलना की तब उनकी वह अश्रद्धा और 100 गुना बढ़ गई। इधर कुछ बरसों से वे अपने गांव में इस काम के लिए जो व्यर्थ प्रयत्न कर रहे थे उसके लिए उन्हें बहुत अधिक पश्चाताप अब होने लगा था। उन्हें पक्की तौर से यह मालूम हो गया कि इन लोगों ने हमेशा से इसी तरह खांच खांच करके दिन बिताए हैं और आगे भी इसी तरह बिताने पर लाचार हैं। हम लोगों का कभी किसी प्रकार भला नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा कि यह बात पक्की कर लेनी चाहिए कि कई कारणों से इधर कुछ दिनों से ताई जी से उनकी भेंट नहीं हुई। उस दिन की मारपीट के बाद एक तरह से जानबूझकर वे उस तरफ गए भी नहीं। आज सवेरे ही उठकर वह सीधे उनके दरवाजे पर पहुंचे। रमेश ने कुछ आश्चर्य से देखा कि ताई जी इतने सवेरे ही स्नान करके आदि करके कामों में छुट्टी पा चुकी हैं और धीमे प्रकाश में ही कोठरी में जमीन पर बैठी आंखों पर चश्मा लगाए किताब पढ़ रही हैं। ताई जी भी कम विस्मित नहीं हुई। उसे देखकर उन्होंने किताब बंद कर दी और रमेश को आदरपूर्वक भीतर बुलाकर बैठाया और मुंह की ओर देखकर पूछा, अरे आज इतने सवेरे? ताई जी, इधर बहुत दिनों से मैंने तुम्हें देखा नहीं था। पीरपुर में एक स्कूल खोल रहा हूँ। हाँ, मैंने भी सुना है, लेकिन आजकल तुम स्कूल में पढ़ाने क्यों नहीं जाते? रमेश, ताई जी मैं वही तो बतलाने के लिए आया हूँ। इन लोगों के लिए भलाई की बात सोचना ही बिल्कुल व्यर्थ है, जो कभी किसी को भलाई करते नहीं देख सकते और जिनका अभिमान और अहंकार इतना अधिक है, उन लोगों के लिए परिश्रम करके जान देने से कोई लाभ नहीं, उल्टे ये लोग और भी शत्रु हो जाते हैं। अब तो जिन लोगों की भलाई हो सकती है मैं उन्हीं के लिए ही परिश्रम करूंगा। ताई जी ने कहा, यह तो कोई बात नहीं रमेश, इस संसार में भलाई करने का भार जिस किसी ने अपने ऊपर लिया है उसके शत्रुओं की संख्या सदा ही बढ़ती रही है। केवल इसी भय से जो लोग पीछे हट जाते हैं, अगर उन्हीं लोगों के दल में तुम भी जाकर शामिल हो जाओगे तो बेटा कैसे काम चलेगा? भगवान ने यह भार तुम्ही को दिया है और तुम्हें ही इसे अपने सिर पर उठाना है। क्यों रमेश, क्या तुम उन लोगों के हाथ का पानी पीते हो? रमेश ने हंसते हुए कहा, देख लो ताई जी, इतने में ही यह बात तुम्हारे कानों तक आ पहुंची ना। अब तक मैंने उन लोगों के हाथ का पानी नहीं पिया है, लेकिन पानी पीने में कोई दोष भी नहीं समझता। मैं जाति भेद नहीं मानता। नहीं मानते जाति भेद? यह क्या कोई झूठी बात है या जाति भेद जो तुम नहीं मानोगे? रमेश ने कहा, ताई जी यही बात पूछने के लिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। यह मानता हूँ कि जाति भेद है, पर यह नहीं मानता कि वह अच्छा है। रमेश ने फिर कोई और तर्क नहीं किया। वे थोड़ी देर तक शांत भाव से बैठे रहे। तब अत्यंत श्रद्धा के भाव से विश्वेश्वरी के चरणों की धूल अपने मस्तक से लगाकर धीरे धीरे वहां से निकल आए। भक्ति, करुणा और कर्तव्य की एकांत निष्ठा से हृदय परिपूर्ण करके रमेश अपने घर आए। उस समय
सूर्य उदय हो रहा था। उनकी कोठरी में पूरब की तरफ जो खिड़की थी वह खुली हुई थी। उसी के सामने खड़े होकर वे चुपचाप आकाश की ओर देख रहे थे। सहसा चौंककर उन्होंने मुंह फिराते ही देखा कि रमा का छोटा भाई यतीन्द्र दरवाजे के बाहर खड़ा होकर पुकार रहा है, छोटे भैया, ओ छोटे भैया, और लज्जा से उसका चेहरा लाल हो रहा है। रमेश ने पास जाकर हाथ पकड़ लिया और उसे अंदर लाकर पूछा, यतीन्द्र, तुम किसे पुकारते थे? आपको? मुझे? मुझे छोटे भैया कहकर पुकारने के लिए तुमसे किसने कहा? बहन ने। बहन ने? क्या उन्होंने मुझसे कुछ कहने के लिए भेजा है? नहीं, बहन ने भेजा कि मुझे अपने साथ ले चलो छोटे भैया, वह यहाँ वहाँ खड़ी हैं। यह कहकर यतीन्द्र ने दरवाजे की ओर इशारा किया। रमेश ने आश्चर्यपूर्वक देखा, रमा एक खंबे की आड़ में खड़ी है। उसके पास पहुंचकर उन्होंने विनयपूर्वक कहा, आज तो मेरा बड़ा सौभाग्य है, लेकिन तुमने मुझे ही क्यों ना बुला भेजा? आप यहाँ आने का कष्ट क्यों किया? आओ, भीतर आओ। रमा ने पहले तो कुछ इधर उधर किया और तब यतीन्द्र का हाथ पकड़कर वह रमेश के पीछे पीछे चलकर उनके कमरे की चौखट के पास बैठ गई। फिर कहा, आज मैं एक चीज की भिक्षा मांगने के लिए आपके घर आई हूँ, कहिए देंगे? यह कहकर वह रमेश के मुख की ओर टकटकी लगाकर देखने लगी। उस दृष्टि से रमेश के हृदय में सातों स्वर मानो अकस्मात ही उन्मत्त होकर बज उठे और फिर एक ही बार में टूटकर झड़ पड़े। कुछ ही क्षण पहले उसके मन में जो आशाएं और आकांक्षाएं हलचल मचा रही थी, वे सब एकदम से मंद पड़ गई। फिर भी पूछा, बतलाओ, क्या चाहती हो? उनकी यह स्वाभाविक शुष्कता रमा की दृष्टि से छिपी न रही। उसने उनके मुख पर वैसे ही दृष्टि जमाए हुए कहा, आप पहले वचन दें। रमेश ने कुछ देर चुप रहने के बाद सिर हिलाकर कहा, सो तो नहीं दे सकता रमा, वचन देने का अधिकार तुमने नष्ट कर दिया है। रमा ने चकित होकर पूछा, मैंने? हाँ, वह अधिकार तुम्हें छोड़कर और किसी को प्राप्त नहीं था रमा। आज मैं तुमसे एक सच्ची बात कहूंगा। तुम्हारा जी चाहे तो उसे मानो और ना चाहे तो ना, लेकिन अगर वह चीज मरकर बिल्कुल निशेष ना हो की गई होती तो शायद मैं कभी यह बात न कह सकता। फिर कुछ देर चुप रहकर कहा, आज यह बात बतला देने से मेरे या तुम्हारे हानि लाभ की जरा भी संभावना नहीं, इसलिए आज बतला रहा हूं कि उस दिन मेरे पास कोई ऐसी चीज नहीं थी जो मैं तुम्हें ना दे सकता। लेकिन तुम जानती हो क्यों? रमा ने सिर हिलाकर कह तो दिया कि नहीं, लेकिन उसका हृदय किसी लज्जाजनक आशंका से कंठित होकर उठा। रमेश ने कहा, सुनकर नाराज मत होना और लज्जित भी मत होना। तुम यही समझ लेना कि बहुत पुराने समय की कोई कहानी सुन रही हो। रमा ने बीच में ही रोकने के लिए मनी मन बहुत इच्छा की, लेकिन उसका सिर एक प्रकार से ऐसा झुक गया कि किसी तरह सीधा ही ना होता था। रमेश ने फिर प्रकाश शांत, कोमल और निर्लिप्त भाव से कहा, रमा, मैं तुम्हें प्यार करता था और ऐसा मालूम पड़ता है कि वैसा प्यार शायद ही कभी किसी ने किसी से किया हो। लड़कपन में मैं अपनी माँ के मुंह से सुना करता था कि हमारा ब्याह होगा। इसके बाद जिस दिन मेरी आशा भंग हो गई उस दिन मैं रो पड़ा। उनकी याद मुझे आज भी आती है। ये सब बातें पिघले जलते हुए शीशे की तरह रमा के कानों में प्रवेश करके जला डाल रही थी। एक असहनीय तीव्र वेदना उसकी छाती को एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक काट कर टुकड़े टुकड़े करने लगी, लेकिन रोकने का कोई उपाय भी उसे ढूंढे नहीं मिला। इसलिए वह लाचार होकर पत्थर की मूरत की तरह चुपचाप बैठी रही और रमेश की विषाक्त मधुर बातें एक एक करके सुनने लगी। रमेश कहने लगे, तुम सोच रही हो कि यह कहानी सुनाना अन्याय है। मेरे मन में भी पहले यही संदेह था और इसलिए उस दिन तारकेश्वर में केवल एक दिन तुम्हारे आदर सत्कार से मेरे समस्त जीवन की धारा बदल गई। तब भी मैं यद्यपि चुप रहा, लेकिन मेरे लिए वह चुप रहना सहज नहीं था। जब रमा से किसी प्रकार सहन ना हो सका तो उसने कहा, तो फिर आज ही आप मुझे अपने मकान में पाकर अपमान क्यों कर रहे हो? अपमान? अपमान बिल्कुल नहीं। इसमें मान और अपमान की कोई बात नहीं। जो हो सुनो। उस दिन जाने क्यों मुझे यह पूरा विश्वास हो गया कि तुम चाहे जो करो, चाहे जो, पर मेरा अमंगल किसी प्रकार सहन न कर सकोगी। तब सोचा था कि उस लड़कपन में एक दिन तुमने जो प्यार किया था उसे शायद बिल्कुल नहीं भूल सकोगी। इसलिए मैं कोई बात तुम्हें ना बतलाकर तुम्हारे ही छाया में रहकर अपने समस्त जीवन के काम धीरे धीरे किए जाऊंगा। पर इसके बाद उस रोज रात को जब मैंने स्वयं अकबर के मुंह से यह सुना कि तुमने स्वयं, अरे बाहर इतना हल्ला काहे को हो रहा है? इतने में बाहर से गोपाल सरकार ने बहुत ही घबराहट में कहा, बाबूजी। आवाज सुनते ही रमेश बाहर निकल आए। गोपाल सरकार ने कहा, बाबूजी, पुलिस वालों ने भजुआ को पकड़ लिया है। मारे भय के गोपाल सरकार के होंठ कांप रहे थे। उसने जैसे तैसे कहा, परसों रात को राधा नगर की डकैती में वह शामिल बतलाया जाता है।
रमेश ने कमरे की तरफ देखकर कहा, रमा, अब तुम यहाँ एक पल भी मत ठहरो, खिड़की के रास्ते से बाहर चली जाओ, पुलिस मकान की तलाशी लिए बिना न छोड़ेगी। रमा का चेहरा नीला पड़ गया। उसने खड़े होकर कहा, तुम्हारे लिए तो कोई डर की बात नहीं है। रमेश, कह नहीं सकता, यह भी नहीं जानता कि मामला क्या है और कहाँ तक पहुँच गया है। रमा के होठ कांपने लगे। उसे याद आ गया कि उस दिन ही मैंने ही थाने में इत्तला कराई थी। इसके बाद वह अचानक रोने लगी। मैं नहीं जाऊंगी, रमेश ने जोर देकर कहा। नहीं नहीं रमा, तुम्हें अब यहाँ नहीं ठहरना है, यहाँ से जल्दी चली जाओ। इतना कहकर रमा की कोई बात सुने बिना ही यतीन्द्र का हाथ पकड़कर उन्होंने जबरदस्ती दोनों भाई बहन को खिड़की के रास्ते बाहर करके दरवाजा बंद कर लिया। लगभग 2 महीने हुए। कई डाकुओं के साथ भजुआ भी जेल में बंद है। उस दिन तलाशी में रमेश के घर से कोई संदेहजनक चीज नहीं मिली। भैरव आचार्य ने गवाही दी कि उस रोज रात को भजुआ मेरे साथ मेरी लड़की के लिए वर देखने गया था, लेकिन थानेदार ने फिर भी भजुआ को जमानत पर नहीं छोड़ा। वैनी ने आकर कहा, बहन रमा, बहुत से दाव पे सोचकर काम करना होता है, नहीं तो क्या दुश्मन को सहज में नीचा दिखाया जा सकता है। उस दिन अपने मालिक के हुक्म से भजुआ जो लाठी हाथ में लेकर मछली का हिस्सा लेने के लिए घर पर चढ़ आया था, उसकी रिपोर्ट अगर तुम थाने में ना लिखा चुकी होती तो क्या आज वह इस तरह हवालात में बंद कराया जा सकता। और बहन, अगर तुम साथ ही साथ 2-4 बातें और बढ़ाकर रमेश का नाम भी शामिल कर देती तब देखती तमाशा, लेकिन उस समय तो तुमने मेरी कोई बात नहीं सुनी। रमा का मुंह इतना मलिन हो गया कि वेणी उसे लक्ष्य करके बोला, नहीं नहीं, तुम्हें गवाही देने जाना नहीं पड़ेगा, और फिर यदि मान लो कि जाना भी पड़े तो हर्जा ही क्या है। जमींदारी रखकर तो फिर किसी बात से पीछे हटने से काम नहीं ना चलता। रमा ने कोई जवाब नहीं दिया। वेणी कहने लगे, लेकिन रमेश तो आसानी से कब्जे में आ नहीं सकता। उस दफा उसने भी कम चाल नहीं चली है। उसने जो नया स्कूल खोला है उसके कारण हम लोगों को बहुत तकलीफ उठानी पड़ेगी। एक तो यूं ही मुसा हम लोगों को अपना जमींदार नहीं मानती, इस पर यदि वे लोग लिखना पढ़ना सीख गए तो फिर जमींदारी और जमींदारों का रहना दोनों बराबर समझ लो। इसके लिए मैं तुम्हें भी अभी से सचेत किए देता हूँ। जमींदारी के सब काम रमा वेड़ी की ही सलाह से करती थी। इस संबंध में दोनों में आज तक कभी मतभेद नहीं हुआ, लेकिन आज पहले पहल रमा ने कहा, इससे रमेश भैया की भी तो हानि होगी। वेणी को भी इस विषय में कुछ कम शंका नहीं थी। उन्होंने जो कुछ सोच समझकर स्थिर किया था वही इस समय बतलाने लगे। उन्होंने कहा, रमा, तुम ये सब बातें क्या जानो, इसलिए उसकी हानि की चिंता करने का विषय नहीं। हम दोनों आदमी परेशान हुए कि उससे वह खुश है। देख नहीं रही कि जब से आया है तब से किस तरह रुपए खर्च कर रहा है। चारों तरफ छोटी जाति के लोगों में छोटे बाबू के नाम का डंका बज रहा है, मानो वही एक आदमी है और हम कोई चीज ही नहीं। लेकिन बहुत दिनों तक नहीं चलेगा बहन। यह जो तुमने उसे पुलिस की निगाह पर चढ़ा दिया है सो इसी से वह खत्म हो जाएगा, बतलाए देता हूँ। वेणी ने मन ही मन आश्चर्यचकित होकर देखा कि इस बात से रमा के दिल में जो उत्साह और उत्तेजना पैदा होनी चाहिए उसका कहीं नाम भी नहीं है, बल्कि उन्हें मालूम हुआ कि एकाएक रमा के चेहरे का रंग बदल गया। रमा ने पूछा, क्या रमेश भैया को यह बात मालूम है कि मैंने थाने में रिपोर्ट कराई थी। वेणी, ठीक तो नहीं मालूम, लेकिन आखिर तो उसे इस बात का पता लग ही जाएगा ना। भजुआ के मुकदमे में सभी बातें खुलेगी। इस पर रमा ने और कुछ नहीं कहा। सिर झुकाकर चुपचाप मन ही मन मानो किसी बहुत बड़े आघात से अपने आप को संभालने का प्रयत्न करने लगी। रह रहकर उसके मन में आने लगा कि यह बात रमेश से छिपी न रहेगी कि उन्हें विपत्ति में डालने वालों में वह ही सबसे आगे है। कुछ देर बाद उसने सिर उठाकर पूछा, क्यों भैया, आजकल उनका नाम सभी लोगों के मुंह से सुनाई पड़ता है। वेणी, सिर्फ हमारे ही गांव में नहीं बल्कि मैंने सुना है और भी 5-6 गांव में स्कूल खोलने और रास्ता बनाने की तैयारी किए हैं। आजकल छोटी जाति के लोग कह रहे हैं कि साहब लोगों के देश में हर एक गांव में 1-2 स्कूल होते हैं और इसी से उन लोगों की इतनी उन्नति होती है। रमेश ने चारों तरफ प्रचार किया है कि जिस जगह पर नया स्कूल खुलेगा उस जगह के लिए मैं 200 रुपये दूंगा। चाचा जी से जितने रुपए मिले हैं वे सब वह इन्हीं कामों में खर्च कर डालेगा। रमा के भीतर से यह बात बिजली सी चमक कर निकल गई कि उसके साथ मेरा नाम भी शामिल हो सकता, पर दूसरे ही क्षण उसका सारा हृदय दुने अंधकार में छा गया। वेनी कहने लगे, लेकिन मैं भी उसे सहज में नहीं छोड़ूंगा, और यह बात कोई स्वप्न में भी ना सोचे कि वह हमारी प्रजा को इस तरह बिगाड़ डालेगा। हम जमींदार होकर भी आंख और मुंह बंद करके रहेंगे। वह भैरवाचार्य अब की बार भजुआ की तरफ से गवाही दे आया है।
अब वह किसी तरह अपनी लड़की का ब्याह करता है, देख ले दूंगा। एक और तरकीब है, पर जरा देखो कि गोविंद चाचा क्या कहते हैं। देश भर में डाके पड़ते ही रहते हैं। इस बार नौकर को भी जेल भेजने में हमें दिक्कत ना होगी। रमा, तुमने तो पहले दिन ही कहा था कि दुश्मनी निभाने में वह भी कमी नहीं करेंगे, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हारी वह बात इतनी सही उतरेगी। रमा ने कोई जवाब न दिया। वेणी में यह समझने की शक्ति नहीं थी कि अपनी प्रतिभा को इस प्रकार ठीक उतारने की खबर पाकर भी जिस स्त्री का मुंह अहंकार से उज्जवल नहीं हो उठा, बल्कि घनी कालिमा से फैल ही गया, उसके मन की शक्ति क्या होगी। भले ही शक्ति ना हो, फिर भी बात इतनी साफ थी कि किसी की नजर से उसके बचने की संभावना नहीं थी। वेणी की दृष्टि में भी वह छिपी नहीं रही। इस पर उन्हें मन ही मन कुछ आश्चर्य भी हुआ। उन्होंने रसोई घर में जाकर मौसी से भी दो चार बातें की, और जब वे अपने घर जा रहे थे तब रमा ने हाथ के संकेत से अपने पास बुलाकर नम्रता पूर्वक कहा, क्यों बड़े भैया, यदि छोटे भैया जेल चले जाए तो क्या यह हमारे लिए कलंक की बात ना होगी। वेणी ने आश्चर्य से पूछा, क्यों? आत्मीय जो हैं अपने, अगर हम लोग ना बचावेंगे तो दुनिया हम पर ना थूकेगी, किंतु जो जैसा करेगा वह वैसा भरेगा, हमारा उससे क्या। रमा ने फिर कोमल स्वर से कहा, लेकिन यह बात किसी से छिपी तो रहेगी नहीं कि रमेश भैया सचमुच तो कहीं डाका डालते नहीं फिर रहे हैं। वह तो दूसरों की भलाई के लिए सब कुछ कर रहे हैं। इसके अलावा भी तो गांव के सब लोगों के सामने अपना मुंह दिखलाना होगा। वेणी ने ही करके खूब हंसकर कहा, बहन आखिर आज तुम्हें क्या हो गया है। रमा ने मनी मनी इस आदमी के साथ रमेश के मुख का मिलान किया और वह सीधी तरह से सिर न उठा सकी। उसने कहा, गांव के लोग चाहे भय के मारे मुंह पर कुछ भी ना कहें, लेकिन पीठ पीछे तो कहेंगे ही। वेणी ने बनावटी दुख प्रकट करते हुए कहा, हाय रे मेरा भाग्य, भला यह लड़का ईश्वर या देवता को मानता भी है। शीतला मंदिर का गिर रहा है, उसकी मरम्मत करा देने के लिए आदमी भेजा तो उसने उसे एक कहकर भगा दिया कि जिन लोगों ने तुम्हें भेजा है उनसे जाकर कह दो कि व्यर्थ के कामों में खर्च करने के लिए मेरे पास रुपया नहीं। सुनी उसकी बात? वह उसके लिए व्यर्थ का खर्च है और काम का खर्च है दूसरों के लिए स्कूल खोलना। रमा और अधिक वाद विवाद न करके चुप ही रही, परंतु रमेश के अनाचार की और ईश्वरीय देवता के प्रति अश्रद्धा की बात सोचकर उसका मन फिर उसकी तरफ से हट गया। वेणी भी स्वयं कुछ कहते कहते वहां से चल दिए। रमा पहले कुछ देर तक वैसे ही खड़ी रही और फिर अपनी कोठरी में जाकर धम से जमीन पर बैठ गई। उस दिन वह एकादशी व्रत में थी, इसलिए खाने पीने का झंझट था नहीं। यही सोचकर मानो उसे बड़ी शांति हुई।